Assalamu alaikum. I hope that you are fine. This is a second portion of unit number one of course code 9058, that is classical novel, and we are going to continue on with our discussion regarding classical novel. So we have discussed the definitions of novel. Now we are going to look at the fact that how is novel related to storytelling and how is it related to our cultural traditions, यानी कि जो हमारी रवायात हैं उन रवायात का नावल के ओरिजिन से क्या ताल्लुक है। ठीक है। सो एज फार एज स्टोरी टेलिंग इट सेल्फ इज कंसर्न, मतलब कि नावल्स को अगर आप देखें तो नावल क्या है, स्टोरी टेलिंग है, यानी कि कहानियाँ जो हैं वो उनको एक्सप्रेस किया जा रहा है, उनको डिस्क्राइब किया जा रहा है नॉवेल्स की फॉर्म में। ठीक है। तो नावल जो है वो चूंकि स्टोरी टेलिंग है, और ये स्टोरी टेलिंग जो है इट गोज बैक एज फार एज ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि जितनी इंसानी तारीख है इतनी ही पुरानी स्टोरी टेलिंग की ट्रेडिशंस जो हैं वो भी एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। तो एक्सपर्ट्स जो हैं वो एंशियंट सिविलाइजेशन, यानी पुरानी सिविलाइजेशन, और उस वक्त की जिस वक्त की इवन के लैंग्वेज भी नहीं होती थी, उस वक्त तक जो है वो इस स्टोरी टेलिंग की रवायात को ट्रेस करते हैं। ठीक है। अब ये जो स्टोरी टेलिंग है इसके मुख्तलिफ मकासद हुआ करते थे एज फार एज एंशियंट सोसाइटीज आर कंसर्न, या फिर हमारे पुराने माशरे जो हैं उनके अंदर स्टोरी टेलिंग का एक मकसद होता था टू एंटरटेन, एक इसका मकसद होता है टू इन्फॉर्म, यानी कि लोगों को इन्फॉर्म करना। ठीक है। और फिर जो एक कल्चर है, उस कल्चर की जो रवायात हैं उन रवायात के बारे में यंग जनरेशन को एजुकेट करना, वो भी स्टोरीज के ज़रिए किया जाता था। और जो उन लोगों के रिलीजियस प्रिंसिपल्स से, या जो उनके मॉरल प्रिंसिपल्स से, या उनकी जो मॉरल वैल्यूज़ थी उनको प्रिजर्व करने के लिए और उनको यंगर जनरेशन्स तक ट्रांसमिट करने के लिए अगेन यही जो फॉर्म था, स्टोरी टेलिंग का जो मीडियम था, इसको यूज़ किया जाता था। अब ये स्टोरी टेलिंग जो है इट वॉज फाउंड इन ऑल द सिविलाइजेशंस, ऑल द एंशियंट सिविलाइजेशंस जो थी, ये सारी की सारी एंशियंट सिविलाइजेशंस के अंदर स्टोरी टेलिंग एग्जिस्ट करती थी। और ये स्टोरी टेलिंग जो है ये वेरियस फॉर्म में थी, मतलब कि बाज़ जगहों पे जब लैंग्वेज अपीयर होगी तो वहाँ पर ये औरल फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। प्रायर टू दैट ये जेस्चर्स की फॉर्म में, सॉन्ग्स की फॉर्म में, डांसेस की फॉर्म में, ठीक है, ये चीज़ें जो हैं ये एग्जिस्ट करती थी। अब हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्टोरीज जो हैं ये एंशियंट है? तो अगर हम मिथ्स को देखें, अगर हम लेजेंड्स को देखें, और इवन कि ये जो रिलीजियस बुक्स हैं आपकी, ठीक है, अगर आप उनको देखें तो उनके अंदर भी स्टोरीज जो हैं वो डिस्क्राइब की जा रही है। ठीक है। तो यानी कि रिलीजियस स्टोरीज, फेबल्स, फोक टेल्स, तो ये सारी जो मुख्तलिफ नेचर की स्टोरीज आप ये कह लें कि ये पुराने ज़माने से एग्जिस्ट करती चली आई हैं। तो हमें ये पता है कि यानी कि जो स्टोरी टेलिंग की ट्रेडिशंस हैं, ये जो रवायात हैं, दे आर एज ओल्ड एज ह्यूमन बीइंग्स देमसेल्फ दे आर। अब नावल और स्टोरी टेलिंग रिलेटेड किस तरीके से है? इस वजह से कि नावल जो हैं वो भी स्टोरीज हैं, और ये जो सारी बातें यानी कि मिथ्स का, लेजेंड्स का, फोक टेल्स का, प्रेयर्स का, इवन के जो रिलीजियस बुक्स हैं उनके अंदर भी ज़्यादातर स्टोरीज ही पाई जाती हैं। इवन के कुरान पाक को अगर आप देखें तो वहाँ पे स्टोरीज हैं। तौरात को निकालें, ठीक है, इंजील को निकालें, तो प्रॉफिट्स की स्टोरीज जो है वो इन बुक्स में एग्जिस्ट करती हैं। तो ये कहा जाता है कि ये नावल जो है ये उसी की एक्सटेंडेड ट्रेडिशन है, या उसी की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, एक ये मतलब के पर्सपेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि मैरी एंड डूडी जो हैं वो जब इस नावल की हिस्ट्री को ट्रेस करती हैं तो वो ग्रीक यानी कि यूनानी दौर की जो फिक्शन है उस पे जाती हैं, और वो ये कहती हैं, वो ये बताती हैं कि क्राइस्ट के टाइम पे, यानी कि जब हज़रत ईसा ज़िंदा थे, या जब वो तबलीग कर रहे थे अपने रिलीजन की, क्रिश्चियनिटी की, तो उस टाइम पे भी स्टोरी टेलिंग जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब वो एक इलाके की बात कर रहे हैं, ठीक है, रोम की बात कर रहे हैं, या वो जो एक ख़ास एरिया है जहाँ पे क्राइस्ट और उनके फॉलोअर्स जो हैं वो रहते थे। लेकिन
हम इसको एक ज्योग्राफिकल लोकेशन तक जो है वो महदूद नहीं कर सकते, क्योंकि जो यहाँ पे एक एग्जांपल आई है, वो एग्जांपल आई है कि जी इंडिया और पाकिस्तान जो हैं, जो कि मॉडर्न डे इंडिया एंड पाकिस्तान है, यहाँ पर भी ये रवायात थी। और इवन कि आपने अपने बुजुर्गों से भी कहानियाँ सुनी होंगी, वो लोग जिनका गांव देहातों से ताल्लुक़ है, अभी भी दादियाँ जो हैं वो बच्चों को कहानियाँ सुनाती हैं, ठीक है। लेकिन अभी है कि मोबाइल वगैरह आ गए तो वो चीज़ें या वो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट चेंज हो गया। और पाकिस्तान में बकायदा पेशावर में एक जो है वो किस्सा ख्वानी बाजार है। किस्सा ख्वानी बाजार क्या है? किस्सा ख्वानी मतलब कि किस्सा सुनाना। तो अगेन ये जो एटोमोलॉजी है इसकी, ये एक ऐसी मार्केट थी जहाँ से काफिले गुजरा गुजरा करते थे और वो वहाँ पे आराम किया करते थे, वहाँ पे कहवा एंजॉय करते थे। और जो एमेच्योर एमेच्योर यानी कि जो नए नए दास्तान गो लोग थे वो वहाँ पर रुकते थे, और वो उन लोगों को अपनी स्टोरीज जो थे वो सुनाया करते थे, ठीक है। तो यानी कि ये अब अगर हम अपने इलाके में देखें तो हमें पाकिस्तान में एक बकायदा एक एरिए का नाम किस्सा ख्वानी जो है ये स्टोरी टेलिंग से निकला है। इसी तरीके से हमारी जो अपनी, अगर हम इंडो पाक ट्रेडिशंस की बात करें, तो अगर हम जो है वो बाकी चीज़ों की बात करें, तो इसके अंदर जो है आप ये चीज़ देखो कि ये एग्जिस्ट करता है, क्या नाम है, स्टोरी टेलिंग, ठीक है। और स्टोरीज जो हैं वो मौजूद रहीं, जैसे कि अरेबियन नाइट्स हैं, लैला मजनू है, हीर रांझा है, सस्सी पुनू है, और इसके अलावा और भी मज़ीद चीज़ें जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। अब अरेबियन नाइट्स जो है ये स्टोरीज़ वो जो हैं, एक पूरी एक ये है, बहुत ही लंबी किताब है एक स्टोरीज़ की, ठीक है। और इसके ऊपर मूवीज़ भी काफ़ी बन चुकी हैं। लैला मजनू को आप जानते हैं कि ये अरेबिक ओरिजिन की स्टोरी है, अरेबियन नाइट्स जो है ये भी वहीं से निकली है। हीर रांझा जो है, ससी पुनू, ये हमारे पंजाबी ट्रेडिशंस में से कहानियाँ निकली हैं। तो यानी कि ये वेरियस ट्रेडिशंस हैं, जिन ट्रेडिशंस में से ये स्टोरीज हमारे पास पहुंची, और ये कहानियाँ बहुत पुरानी हैं, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जितने भी रीजन्स हैं, इजिप्ट है, टर्की है, ग्रीस है, रोम है, ईरान है, हर इलाके के अपने अपने स्टोरी टेलिंग के ट्रेडिशंस थे, और वहाँ पर कहानियाँ जो थी उनको सुनाया जाता था। अच्छा, ये जो ओरल स्टोरी टेलिंग है, यानी कि ज़बानी कहानियाँ सुनाना, इट इज़ वेरी ओल्ड। इट इज़ इवन एंशंट देन राइटिंग, यानी कि राइटिंग जो है वो बाद में आई। और राइटिंग से पहले जो है वो सिंबल्स की फॉर्म में लिखा जाता था, जैसे कि इजिप्शियन आपको टैबलेट्स मिलती हैं, या इजिप्शियन जो ममीज के कॉफिन्स होते हैं, या उनकी दीवारों पे सिंबल्स की सूरत में लिखा होता है, क्रेविंग्स की सूरत में लिखा होता है पत्थरों के ऊपर, ठीक है। दरख्तों के ऊपर लिखा करते थे लोग, या फिर एनिमल हाइड्स, खासकर ऊंट की जो स्किन थी उसको यूज किया जाता था, उसके ऊपर लिखा जाता था। लेटर ऑन बाद में राइटिंग सिस्टम आ गया, और ये जो स्टोरीज थी इनको स्टेबल एक फॉर्म में, किताबों की फॉर्म में, या फिर टेबलेट्स की फॉर्म में, एक पोर्टेबल मीडिया की फॉर्म में इनको जो था वो महफूज किया जाने लगा, ठीक है। और फिर बाद में केव्स में इनकी पेंटिंग्स वगैरह भी हमें मिलती हैं, ठीक है। एनिमल स्किन्स, मुख्तलिफ किस्म के एनिमल्स थे, उनकी स्किन्स के ऊपर अगर आप चाइना और इस इलाके में जाएं तो ये बैम्बू वुड जो थी उसके ऊपर क्रेव करके तो स्टोरीज जो थी उनको लिखा करते थे, ठीक है। और जहाँ तक आज के मॉडर्न टाइम पीरियड का ताल्लुक है, तो इस मॉडर्न टाइम पीरियड के अंदर स्टोरीज जो हैं वो अब मूवीज़ की फॉर्म में और यूएसबीज की फॉर्म में इस तरीके से भी आप ये कहें कि म्यूचुअली एक्सचेंज होती हैं। ये स्टोरीज जो हैं ये तमाम कल्चर और तमाम सिविलाइजेशंस जो हैं उनके अंदर एग्जिस्ट करती थी, और उनके उन कल्चर्स के ट्रेडिशंस को, उनके नॉर्म्स को, जो उनके थीम्स थे उन कम्युनिटीज़ के, चाहे वो रिलीजियस नेचर के हों, चाहे वो ट्राइबल नेचर के हों, उनके उनके बैटल्स जो थी उनको ये स्टोरीज जो थी ये महफूज किया करती थी। और इसके अलावा ये स्टोरीज जो हैं ये बादशाहों की ज़िंदगियों के इर्द इर्द गिर्द, मलकाओं की ज़िंदगियों के इर्द गिर्द, सेंट्स यानी कि जो बड़े बड़े पीर वगैरह होते थे, या जो बड़ी बड़ी रिलीजियस फिगर्स हुआ करती थी किसी सोसाइटी के अंदर, अ, उनके हवाले से ये चीज़ें जो थी, ये स्टोरीज जो थी ये एग्जिस्ट करती थी, ये लिखी जाती थी। इसके अलावा बाज़ स्टोरीज जो थी वो सुपर नेचुरल क्रिएचर्स के इर्द गिर्द, यानी कि
हमने अपने भी बुजुर्गों से सुना कि देवों की कहानियां, भूतों की कहानियां, परियों की कहानियां, ठीक है। और ये जितनी भी स्टोरीज हैं, प्राइमरी मकसद इनका एंटरटेन करना होता था, लेकिन इसके साथ साथ ये जो उस इलाके के रस्म व रवाज थे या उस इलाके की जो ज़िंदगी थी, उससे रिलेटेड अहम चीज़ें उन लोगों को सिखाने में ये कहानियाँ जो थी ये बड़ा अहम किरदार अदा करती थी। यानी कि एक जनरेशन का विजडम जो है, जो उनकी अक्ल दानिश है, वो दूसरी जनरेशन के अंदर इन्हीं स्टोरीज के ज़रिए ट्रांसमिट की जाती थी. As far as the narration of these stories is concerned, it depends upon the society in which a story is being narrated. Various societies had various tradition as far as gender is concerned. के बाद सोसाइटी में मेल मेंबर जो थे, जैसे कि ग्रीक सोसाइटीज थी, तो वहाँ पे मेल मेंबर्स जो थे वो स्टोरीज जो थे वो सुनाया करते थे. बाज सोसाइटीज के अंदर मेल एंड फीमेल दोनों को इस चीज़ की इजाज़त थी. हमारे यहाँ आपको पता है कि घरों में नानियाँ दादियाँ जो हैं वो स्टोरीज़ हमें सुनाया करती थी, ठीक है। तो यानी कि हमारे इलाके में मेल भी स्टोरी सुनाते हैं और फीमेल जो हैं उनको भी स्टोरी सुनाने की इजाज़त थी. इसके अलावा ये जो स्टोरी टेलिंग थी, ये उन कम्युनिटीज़ के अंदर, जिन कम्युनिटीज़ के अंदर मॉडर्न सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट यानी कि टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन जब तक एग्जिस्ट नहीं करता था, मैंने भी देखा है कि लोग रात को इकट्ठे होते थे, गपशप लगाते थे और उसमें बड़े बुजुर्ग जो थे वो स्टोरीज सुनाया करते थे. बाज़ सोसाइटीज़ जो हैं वहाँ पर एक मिक्स्ड गैदरिंग होती है. बाज़ सोसाइटीज़ में मेल की गैदरिंग अलग होती है, फीमेल की गैदरिंग अलग होती है. वहाँ पे फीमेल जो सीनियर मेंबर्स हैं उस ग्रुप के वो स्टोरी सुनाते हैं, और मेल्स में जो मेल सीनियर मेंबर होते हैं वो उनकी स्टोरीज जो थे सुनाया करते थे. और अगेन ये स्टोरीज जो थी ये रिलीजियस नेचर की टीचिंग्स भी किया करती थी. ये अपने हुक्मरानों के साथ लॉयल्टी यानी कि वफादारी जो है उसको सिखाती थी अपने लोगों में, ठीक है। और इसके अलावा मुख्तलिफ स्टोरीज के मुख्तलिफ फंक्शन हुआ करते थे. चाइना के अंदर मैजिकल स्टोरी सुनाई जाती थी और उसका मकसद क्या होता था कि ये जो नफ्सियाती अमराज हैं उनका उनका इलाज इन कहानियों के ज़रिए जो है वो किया जाए. तो ये जो कहानी दास्तान गोई है या कहानी सुनाना जो है, ये ह्यूमन सोसाइटी का एक बड़ा ही रिच एस्पेक्ट है और इसने ह्यूमन हिस्ट्री को प्रिजर्व किया है. और उस इलाके की पर्टिकुलर जो वैल्यूज़ हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, उनको इसने प्रिजर्व किया हुआ है. अब एडवांस सोसाइटी आई, यानी कि जदीद सोसाइटी, रीडिंग राइटिंग का सिस्टम इस्टेब्लिश हो गया, तो अब स्टोरीज को डॉक्यूमेंट किया जाने लगा. यानी कि ये जो मौजूदा टाइम पीरियड है आपका, या जब से राइटिंग इन्वेंट हुई, तो यानी कि डॉक्यूमेंटेड स्टोरीज जो हैं वो अब हमारे यहाँ एग्जिस्ट करती हैं. तो जब हमने वर्बल नरेशन से राइटिंग की जाने मूव किया, तो वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नावल की बुनियाद रखी गई, या ये जो, बल्कि नावल तो सारे ओरल ट्रेडिशंस जो हैं वहाँ से भी, उसके अंदर भी एग्जिस्ट करता था. एपिक्स होती थी, जंग की कहानियाँ सुनाई जाती थी, ठीक है। और हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ किस्म की जो जंगों की कहानियाँ हैं वो ओरल ट्रेडिशंस के अंदर जो हैं वो मौजूद हैं. मुझे एक दो लाइनें याद हैं, हमारे दादाजी हमें सुनाया करते थे. कोई कोई ब्राह्मण फैमिली है, ठीक है, कोई उनकी वो जंग थी दरिया खान के साथ किसी की, तो वो एक दो लाइनें मुझे याद हैं. वो ये कहते हैं कि तू है जिंदो बामणी ते मैं दरिया खान, ते आ फिर वेख लेना मुकाबला कर. मतलब कि एक साइड से वो ब्राह्मण खातून जो है वो अपनी उसको फोर्स को लीड कर रही थी, और दूसरी जानिब दरिया खान जो था वो अपनी फोर्स को लीड कर रहा था. तो इस तरीके से ये जो अ, आप ये कहें कि ये जो ओरल स्टोरीज थी, ये एक इलाके के ट्रेडिशंस को, एक रवायात को, एक उसकी हिस्ट्री को प्रिजर्व किया करती थी, ठीक है. नेक्स्ट हेडिंग इसके अंदर हम नावल का जो बाकी लिटरेरी जॉनरास हैं, या बाकी जो अदब अदब की शाखें हैं, उनके साथ हम इसका रिलेशनशिप देखेंगे कि इसका क्या रिलेशनशिप है इन चीज़ों के साथ, ठीक है। जी, तो नावल का हम मुवाजना करते हैं जो बाकी लिटरेरी फॉर्म्स हैं उनके साथ. तो जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो एक्सपर्ट्स जो हैं इस पर्सपेक्टिव में उनका ये ओपिनियन है कि नावल की जो फॉर्म है, जो लिटरेरी फॉर्म ऑफ नावल है, it is very closely connected to, or it is very closely related to the पोइटिक फॉर्म ऑफ एपिक. यानी कि जो एपिक है, जो एपिक पोइम्स लिखी जाती थी,
उन पोएम्स के साथ नावल की फॉर्म जो है वो बड़ी क्लोजली जो है वो एसोसिएटेड है या वो रिलेटेड है। और ये जो रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप को वो दो एस्पेक्ट्स में देखते हैं। नंबर वन पे ये कि ये जो एपिक्स थी, एपिक्स का जो थीम होता था वो भी ह्यूमन बीइंग्स और उनसे रिलेटेड होता था। और फिर ये कि एपिक्स जो है वो स्टोरीज की फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक एपिक है। इससे पहले अगर आप ग्रीक लिटरेचर या रोमन लिटरेचर में चले जाएं तो एनियड है, ऑडिसी है। तो ये जो एपिक्स हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज, ग्रैंड किस्म की स्टोरीज जो हैं ये उनको नरेट करती हैं। फिर आगे मॉडर्न लिटरेचर में हम आ जाते हैं तो वहाँ पे वेस्टलैंड आ जाती है हमारे पास, जो कि मॉडर्न नेचर की एपिक है, जो कि इन अ डिफरेंट वे हम उसको एपिक कह सकते हैं। बाज जो अदब के क्रिटिक्स हैं, जिसमें क्लॉड लीवी स्ट्रॉस का नाम शामिल है जो कि एक स्ट्रक्चरलिस्ट था, नार्थोप फ्राई का नाम शामिल है, ईएन वॉट का नाम शामिल है, और भी मुख्तलिफ नाम शामिल है। ये जो लोग हैं ये नावल को एपिक की डेवलप्ड फॉर्म, यानी कि एपिक से मज़ीद डेवलप होने वाली या आगे बढ़ने वाली फॉर्म जो है उसको डिक्लेयर करते हैं। अच्छा, बाज़ क्रिटिक्स जो हैं वो इसी पर्सपेक्टिव में डिफरेंसेस हाईलाइट करते हैं। ये जो दोनों फॉर्म्स हैं यानी कि एपिक और नावल के बीच में डिफरेंसेस हाईलाइट करते हैं। और एपिक को ये कहा जाता है कि इट रिकाउंट्स द इवेंट्स दैट आर लार्जर देन लाइफ इवेंट्स, यानी कि एपिक्स के अंदर जो चीज़ें हैं उनको इंतहाई बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है। ठीक है, अगर आप होमर की बात करें या अगर आप वर्जिल की बात करें, ठीक है, तो इन्होंने जो एपिक्स लिखी हैं, इन्होंने उन एपिक्स को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के, इवन कि आप ज़्यादा एंशियंट लिटरेचर में ना जाएं, आप अगर जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को देखें तो उसके अंदर जो सेटन की डिस्क्रिप्शन है जिस तरीके से उसने, तो वो एक ऐसे लगता है कि एक इंतहाई फार फेच्ड किस्म की डिस्क्रिप्शन है जो कि सेटन की जॉन मिल्टन ने अपनी एपिक पैराडाइज लॉस्ट के अंदर दी है। ठीक है, और लेकिन वो ये कहते हैं कि नावल जो होते हैं ऑन दी अदर हैंड वो इससे टोटली डिफरेंट है, क्योंकि नावल जो है, नावल का अगर हम मेन फीचर देखें जो हमने ऊपर देखा है तो वो रियलिज्म है, कि यानी कि वो रियलिस्टिक होता है। तो नावल पढ़ना वो ये कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे है कि जैसे अखबार पढ़ना, यानी कि रोज़मर्रा की लोगों की स्टोरीज जो लाइफ इवेंट्स होती हैं वो नावल के अंदर तो वो चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं। तो ये एक डिफरेंस पॉइंट किया जाता है। बाज़ लोग सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो भी हाईलाइट करते हैं। ठीक है, अब एपिक्स का इशू ये था कि एपिक्स के अंदर जो किरदार है वो सुपर नेचुरल किस्म के किरदार है। ठीक है, मतलब कि ओडिसियस जो है, वो ओडिसी का हीरो जो है वो एक सुपर नेचुरल करेक्टर है। और इसी तरीके से वर्जिल की जो एनियड है उसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के किरदार, जिसमें एकलीज़ है, एकलीज़ का नाम सुन रखा होगा आपने। इसी तरीके से मुख्तलिफ किस्म के गॉड्स हमें दिखाई देते हैं। और इवन के पैराडाइज लॉस्ट जो है, और पैराडाइज लॉस्ट से अगर आप थोड़ा सा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में चले जाएं तो आप में से कुछ लोगों ने बेओवुल्फ की मूवी देखी होगी। बेओवुल्फ जो है, इट इज़ आल्सो एन ओल्ड इंग्लिश एपिक पोएम। तो अगर हम आपने मूवी बेओवुल्फ की देखी है, तो बेओवुल्फ की मूवी में आपको बेओवुल्फ जो है वो एक सुपर ह्यूमन बीइंग के तौर पे दिखाई देता है, कि जो कि एक मॉन्स्टर को कत्ल करता है। ठीक है, तो यानी कि ये जो जितनी भी एपिक्स थी ये सुपर नेचुरल किस्म के एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करती थी, वाइल ऑन दी अदर हैंड नावल जो है वो एक स्पेसिफिक काजेज और स्पेसिफिक इफेक्ट्स और उनकी ह्यूमन लाइफ के ऊपर जो इफेक्ट्स हैं उनको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो यानी कि नावल जो है वो स्कोप के अंदर एपिक भी हो सकता है, यानी कि लेंथी। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें जी, जो फर्स्ट हमारा नावल है जोसेफ एंड्रयूज, तो जोसेफ एंड्रयूज जो है वो उसकी जर्नी को डिस्क्राइब करता है, उसके उसके सफ़र को डिस्क्राइब करता है। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे होमर जो है वो ओडिसी में ओडिसियस के सफ़र को डिस्क्राइब कर रहा है। एनियड जो है, वर्जिल एनियड के अंदर अपने अपने हीरो एनियड जो है उसके सफ़र को डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम जॉन मिल्टन की बात करें तो जॉन मिल्टन जो है वो सेटन के सफ़र को, यानी कि उसका फॉल जो है जन्नत से दोज़ख में, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है। तो इसी पर्सपेक्टिव में एपिक के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है कि एपिक के साथ एक मवाजना, एक सिमिलैरिटी इसके अंदर मौजूद है। लियो टॉल्स्टॉय का एक नावल है वॉर एंड पीस, जो कि बहुत लेंथी नावल है। तो वॉल इस
वॉर एंड पीस के अलावा लेस मेजरेबल जो है विक्टर ह्यूगो का नावल है। इनको अगर आप देखें तो ये एक बड़े ग्रैंड किस्म के कॉन्फ्लिक्ट जो हैं और एक वो रेवोल्यूशनरी किस्म का जो स्पिरिट था उनके टाइम पीरियड्स में, वो उनको दिखा रहा है। तो ये नावल जो है ये एपिक स्कोप रखते हैं, एपिक का स्कोप रखते हैं। लेकिन इस किस्म के नावल्स की तादाद रेयर है, थोड़ी है, जो कि बड़े ग्रैंड किस्म के इश्यूज को डील करते हैं। ज़्यादातर जो नावल्स हैं वो आम लोकल इश्यूज या आम ह्यूमन बींग्स जो हैं, जोसेफ एंड्रयूज एक आम इंसान है, ठीक है। आप उसको हम फर्स्ट जो हमारा नावल है चैप्टर नंबर 4, तो उसको जब हम देखेंगे तो एक आम इंसान है, आपकी तरह मेरी तरह एक आम इंसान है जो कि मुलाजिम है, तो उसकी लाइफ को डिस्क्राइब करता है। अच्छा, इसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस जो है नावल के अंदर और एपिक के अंदर, वो इसकी कंपोजिशन की फॉर्म है। यानी कि नावल जो है, जब हमने नावल की डेफिनेशंस देखी सेक्शन नंबर 1 के अंदर, तो वहाँ पर हमने ये देखा कि नावल जो है इट इज़ अ काइंड ऑफ व्हाट यू से और व्हाट यू रेफर टू एज रिटन इन प्रोज लैंग्वेज, यानी कि प्रोज की लैंग्वेज में लिखा जाता है। लेकिन जब हम एपिक देखते हैं तो एपिक जो है वो पोइटिक लैंग्वेज में लिखी जाती है, शायराना उसका एक मीटर है, एक उसका रिदम है, एक उसकी राइम स्कीम भी होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एपिक्स जो हैं वो उसके अंदर हमें गॉड्स, गॉडेसेस और सुपर नेचुरल मशीनरी दिखाई देती है। सुपर नेचुरल मशीनरी से मुराद क्या है कि भूत, परियां और एक गैर फितरी जो फोर्सेस हैं वो हमें दिखाई देती हैं, और वो आपस में लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं, और उनके मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं जो कि आप ये कहें कि उनके अंदर डिपिक्ट होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बरक्स ये चीज़ें जो हैं, ये जो सुपर नेचुरल मशीनरी है, जो गॉड्स हैं, जो गॉडेसेस हैं, ये चीज़ें हमें एक नावल के अंदर दिखाई नहीं देती। एक जो रियलिस्टिक नावल है जिसको हम नावल कहते हैं उसके अंदर हमें ये चीज़ें दिखाई नहीं देती। अच्छा, अब मैंने आपको, जब हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया, शुरू में मैंने आपको बताया कि जो नावल है वो शॉर्ट स्टोरी की एक एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, अंग्रेज़ी अदब के अंदर जो 15th सेंचुरी थी, ये जो अर्लियर 16th सेंचुरी थी, यहाँ पे ड्रामा बहुत ज़्यादा मशहूर था, एलिज़ाबेथन टाइम पीरियड था, ठीक है। ड्रामा अपनी पीक पे था, और लोग थिएटर्स में जाते थे, मतलब कि ड्रामास देखते थे, और जो राइटर्स थे, एक जाने क्रिस्टोफर मार्लो लिख रहा है, दूसरी जाने विलियम शेक्सपियर लिख रहा है, और उसके मवाजने में एक और राइटर है जिसका नाम बेन जॉनसन है, तो बेन जॉनसन भी लिख रहा था। तो इस किस्म के बड़े बड़े नाम जो थे वो उस वक्त प्लेज लिख रहे थे, ठीक है। तो यानी कि नावल का उस वक्त स्कोप नहीं था। अब कहानियां लिखी जाती थीं प्रोज की फॉर्म में, लेकिन उनको रोमांसेस कहा जाता था, वो नॉवेल्स नहीं कहलाते थे। तो ओरिजिनली जब ये 16th सेंचुरी, लेट 16th और अर्ली 17th सेंचुरी के अंदर नावल जब अपीयर हुआ, तो उस वक्त उसको एक टाइप ऑफ शॉर्ट स्टोरी के तौर पे जाना गया। तो ओरिजिनली इसको शॉर्ट स्टोरी समझा गया, शॉर्ट स्टोरी कहा गया। उसके बाद जो है इसको इसके अंदर कुछ तब्दीलियां हुई और इसको शॉर्ट टेल का नाम दिया गया, दैट हैज़ कंसिडरेबल लेंथ। अब ये जो लेंथ की डेफिनेशन है या लेंथ का जो डिफरेंस है, जिसको हमने जब हमने नावल को डिफाइन किया तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया था, ये जो लेंथ है इट इज़ नाउ मेन डिफरेंस बिटवीन अ शॉर्ट स्टोरी एंड अ नॉवल, ठीक है। तो नावल को अब जो है इट इज़ नोन एज वर्क ऑफ अ प्रोज फिक्शन रिप्रेजेंटिंग सम एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, एंड इट इज़ ऑफ अ बुक लेंथ इन साइज। ये एक, आप ये कहें कि डेफिनेशन है नावल की, जो कि नावल को डिफाइन करती है या डिफ्रेंशिएट करती है बिटवीन नावल एंड अ शॉर्ट स्टोरी। अब लेंथ के हवाले से मैंने बताया था आपको कि जी अगर 10-15 पेजेस होते हैं तो वो शॉर्ट स्टोरी कहलाता है, अगर वो लेस देन 100 पेजेस है तो वो लेकिन 10-15 पेजेस से ज़्यादा लेंथ है तो वो नावेला कहलाएगा, और अगर वो इससे लंबी लेंथ का है तो वो फिर नावल कहलाएगा। अच्छा, नावल को एपिक की एक्सटेंशन इस वजह से भी कहा जाता है क्योंकि मेडिइवल जो इंग्लिश टाइम पीरियड था, या ये जो 16th सेंचुरी से अर्लियर
13th 14th 15th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था, इस ज़माने में जो स्टोरीज प्रोज फॉर्म में लिखी जाती थी उनको रोमांसेस कहा जाता था। ये जो रोमांसेस होते थे, रोमांसेस जो थे ये मेडिइवल हीरोज या वो जो अपने पुराने इंग्लैंड के जो हीरोज होते हैं, जिसमें आपने यकीनन अगर आपको इंग्लिश मूवीज देखने का शौक हो तो आपने लैंसी लॉट की मूवीज जो हैं उसके इर्द गिर्द आपने फैली हुई कहानियां देखी होंगी। इसी तरीके से किंग आर्थर का एक लेजेंड है, ठीक है। वो जो किंग आर्थर जिसने वो पत्थर के अंदर अपनी तलवार घुसाई थी, ठीक है, तो इस टाइप की जो स्टोरीज थी वो स्टोरीज लिखी जाती थी, और ये स्टोरीज जो थी ये भी सुपर नेचुरल किस्म के ह्यूमन बींग्स की कहानियां डिस्क्राइब करती थी। यानी कि वो जो किंग आर्थर है जो कि पत्थर के अंदर तलवार घुसा देता है और फिर उसका जानशीन जो है वो उस पत्थर में से उसको तलवार को खींचता है, तो ये एक चीज जो है ये अनरियल सी दिखाई देती है। तो यही अनरियल चीजें चूंकि एपिक्स के अंदर भी होती थी और रोमांसेस के अंदर भी होती थी, और नावल जो है ये चूंकि उन रोमांसेस में से रिफाइन होके निकला है, तो इस वजह से ये समझा जाता है या ये कहा जाता है कि देयर एग्जिस्ट्स अ सिमिलैरिटी बिटवीन एन एपिक एंड अ नॉवल। अब मैंने आपको बता दिया कि जो रोमांसेस थे जिनको मेडिवल रोमांसेस कहा जाता है, ये इनके हीरोज किस टाइप के होते थे। जब नावल आया तो नावल के अंदर जो हीरो था कॉमन मैन था, आम आदमी, आप हो गए, मैं हो गया, ठीक है, राइटर्स हैं, डिटेक्टिव्स हैं, एजेंट्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, पार्सन्स हैं। जोसेफ एंड्रयूज में एक लीडिंग करेक्टर पार्सन एडम्स का भी है, एक जोसेफ एंड्रयूज खुद है, और जोसेफ एंड्रयूज है वो एक फुटमैन है, ठीक है। तो यानी कि ये जो चीज़ें थी देवर एंटाई मेडिइवल रोमांस, ये उसके बिल्कुल अगेंस्ट थी, ठीक है। और एपिक्स के अंदर जो है वो भी इसी किस्म के ग्रैंड हीरोज दिखाए जाते थे जो कि रोमांसेस के अंदर थे। तो इनिशियली नावल जो था इट वाज कंसीडर्ड टू बी एंटायर रोमांटिक, it was considered to be anti-epic and it was considered to be anti-chivalric, क्योंकि रोमांसेस के अंदर शिविलरी दिखाई जाती थी उन हीरोज की जो कि एंशियंट इंग्लिश हीरोज थे। अच्छा, नावल की अब ये खूबसूरती कहें और बाकी जितनी फॉर्म्स हैं उनसे नावल का डिफरेंस कहें आप, कि नावल के अंदर वो इंसानी इश्यूज के जिनकी जगह या जिनको डिस्क्राइब करने की स्पेस बाकी लिटरी जॉनरास के अंदर नहीं है। जैसे कि अगर आपने एपिक लिखनी है तो एपिक के लिए आपको बड़ा ग्रैंड किस्म का हीरो चाहिए जो कि किसी तवील मतलब कि जंग पे जा रहा और उसने बड़े बड़े कारनामे जो है वो सर अंजाम दिए हों, ठीक है। तो नावल जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी को डिस्क्राइब कर सकता है, ठीक है। तो यानी कि आम आदमी की ज़िंदगी उसके मसाइल जो हैं हम उसको ना तो हम रोमांस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं ना हम उसको एपिक के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी और नावल जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी, आम आदमी के मसाइल उसको स्पेस देते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये ज़िंदगी के नज़दीक समझा जाता है कि यानी कि ये रियल लाइफ जो है ये उसके ज़्यादा नज़दीक है, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी से मेन उसका डिफरेंस उसकी कंसिडरेबल लेंथ है, ठीक है। अच्छा, बाकी अब जितनी लिटरेरी फॉर्म्स है नावल उनसे डिफरेंट है, यानी कि एपिक से डिफरेंस किस तरीके से है वो हमने देख लिया, रोमांस से किस तरीके से डिफरेंस है वो भी हमने देख लिया। और ड्रामा जो है, ड्रामा और नावल के सर्टेन एलिमेंट्स जैसे प्लॉट हो गया, वो कॉमन है, मतलब के करेक्टर्स जो है वो ड्रामा के अंदर भी होते हैं नावल के अंदर भी होते हैं, लेकिन ड्रामा जो है वो प्योरली डायलॉग्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, और नावल जो है उसके अंदर राइटर की कमेंट्री, राइटर का पर्सपेक्टिव और एक स्टोरी के पर्सपेक्टिव में उसको डिस्क्राइब किया जाता है। हालांकि नावल के अंदर भी बाज़ औक़ात डायलॉग्स होते हैं, लेकिन इट इज़ेंट कि भाई नावल जो है वो कम्प्लीटली डायलॉग्स पर मुश्तमिल करता है, ऐसे नहीं, ठीक है। और नावल जो है वो एक इंडिविजुअल को एक इंडिविजुअल यानी कि एक इंसान को एक इंसान के तौर पे पेश करता है, यानी कि एक इंसान को एक हीरो के तौर पे या एक माफूकुल फितरत चीज़ या एक सुपर नेचुरल चीज़ के तौर पे पेश नहीं करता, बल्कि उसको एक जो है वो इंडिविजुअल, एक आम इंसान की जिसके जज्बात, जिसके एहसासात, जिसके मसाइल हैं वो होते हैं, एक उस इंसान के तौर पे नावल जो है वो हमें पेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी द ओरिजिन ऑफ नावल एज लिटरेरी जॉनरा। जी, तो अब तक जितनी चीज़ें हमने डिस्कस की
वो सारी चीज़ें नावल की डेफिनेशन के इर्द गिर्द घूमती हैं या नावल की हिस्ट्री के इर्द गिर्द घूमती हैं, ठीक है। और नावल के डिफाइनिंग फीचर्स के इर्द गिर्द घूमती हैं, ठीक है। अब ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि नावल की तारीख क्या है या नावल का आगाज़ कहाँ से होता है, तो इसके लिए हमें अपनी डेफिनेशन जो है, जो कि हमने नावल को जिस तरीके से डिफाइन किया है, उस चीज़ को जहन में रखना होगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही डेफिनेशन तब्दील होगी नावल की, तो उसके साथ उसकी डेटिंग जो है या उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो भी तब्दील हो जाएगी, ठीक है। कि अगर तो नावल को डिफाइन किया जाता है मिसाल के तौर पे कि ये प्रोज फिक्शन होती है, तो ये, और वो उस टाइप की प्रोज फिक्शन जो कि रिटन फॉर्म में होती है, ठीक है, लिखी हुई फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हम जो है वो इसकी हिस्ट्री जो है वो उस वक़्त तक जाती है कि जहाँ तक रिटन लिटरेचर की हिस्ट्री जाती है। यानी कि प्रोज़ फॉर्म के अंदर स्टोरीज़ जो थीं वो उस वक़्त ही लिखना शुरू हो गई थीं जिस वक़्त के रिटन लिटरेचर वजूद में आया था, ठीक है। अच्छा, और अगर इसको मॉडर्न डे लिटरेचर जो है, जो कि आज का जो हमारा नावल है, अगर हम उसके हिसाब से उसको हम रिवाइज करें, तो फिर हमें जो नावल की ओरिजिन की डेट है उस डेट को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि वो डेट जो है वो फिर कहीं आगे आगे आकर आती है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है जिसके अंदर हम अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी कि ओरिजिन ऑफ नावल एज अ लिटरेरी जॉनरा, इसके अंदर वो ये कहता है कि जो डेफिनेशन हम नावल की इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो ये है कि इट इज़ अ प्रोज फिक्शन स्टोरी टेलिंग इन रिटन फॉर्म। रिटन फॉर्म को अब आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि जो हमने अर्लियर डिस्कशन की, हमने कहा कि जी ये जो स्टोरीज होती थी ये ऑरल ट्रेडिशन से निकली हैं, इनके ज़बानी हम जो है वो कहानियाँ सुनाया करते थे और उससे इसका नावल का जो है वो ओरिजिन हुआ। तो अब आपने एक और डिस्टिंक्शन आ गई है जो कि पहले नहीं आई, यानी कि इट इज़ इन दी रिटन फॉर्म। तो रिटन फॉर्म जो है ये अब हमारी इस मेन मतलब कि डेफिनेशन का एक हिस्सा बन गई है। मैरी एंड डूडी जो हैं, जो 96 के अंदर 1996 के अंदर किताब उन्होंने लिखी अपनी, उसके अंदर वो ये बताती हैं कि रिटन जो नावल है, इसकी अगर हम हिस्ट्री ट्रेस करना चाहें तो इसकी अनइंटरप्टेड हिस्ट्री 2000 ईयर्स ओल्ड है। उसमें वो एग्जाम्पल्स देती हैं द गोल्डन एस की, और इसके बाद वो सेट्रिकॉन की एग्जाम्पल देती हैं जो कि पेट्रोनियस ने लिखा था। और ये जो दोनों नावल हैं ये पहली और दूसरी सदी में लिखे गए, ठीक है। उसके बाद अगर आप मजीद आगे चले जाएं, मजीद अगर आप ओल्ड हिस्ट्री में चले जाएं, तो जापानीज स्टोरी है द टेल ऑफ गेंजी। द टेल ऑफ गेंजी जो है इट वाज रिटन बाय मुरासाकी। और उससे पहले अगर आप चले जाएं तो इंडिया के अंदर एपिक ऑफ गिलगमेश, ये जो हिंदुओं की वो जो मुकद्दस किताबें हैं जिनको वेद्स कहा जाता है, तो उसमें गिलगमेश की एक एपिक है जो कि 612 बीसी में लिखी गई थी, यानी कि 2600 साल पहले। अब आज हम 22-23 में बैठे हैं, ठीक है, 23-24 यानी कि, तो उस हिसाब से 2600 समथिंग ईयर्स जो हैं, तो इतनी जो है ये ओल्ड हिस्ट्री है इस रिटन नॉवल की, ठीक है। अब ये जो स्टोरीज हैं, एपिक ऑफ गिलगमेश हो गया, टेल ऑफ गेंजी हो गया, ये तकरीबन सेमी पोएटिक फॉर्म में लिखी गई है, ठीक है। लेकिन ये है कि ये स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, और हम इनको कनेक्ट कर सकते हैं, हम इनको रिलेट कर सकते हैं अर्ली ओरिजिन ऑफ द नावल के साथ। जहाँ तक नावल की जियोग्राफिकल लोकेशन का ताल्लुक है, कि जी अगर हम जोग्राफी को पिन पॉइंट करना चाहें कि ऐसा कौन सा इलाका था या ऐसी कौन सी तहजीब थी कि जहाँ से नावल का ओरिजिन होता है, तो वो ये कहता है कि ये चीज़ जो है ये भी इसमें भी कोई एक लोकेशन नहीं आती। और हम जो है वो जो हम जिस हिस्ट्री को जानते हैं कि जी रोमन्स जो थे दे वर एजुकेटेड पीपल, उन्होंने लिटरेचर लिखा, अदब की दुनिया में उन्होंने बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी और उन्होंने बड़े बड़े राइटर्स को प्रोड्यूस किए। और हम ये जानते हैं कि यूनानी यानी कि ग्रीक्स जो थे, उन्होंने भी लिटरेचर की दुनिया में एक रेवोल्यूशन लेकर आए और एक रेवोल्यूशनरी किस्म का लिटरेचर उन्होंने कंपोज किया। लेकिन जब मैरी एन डूडी इस नावल की ज्योग्राफिकल हिस्ट्री को ट्रेस करती हैं, तो वो ये कहती हैं कि जो जिस नावल को हम जानते हैं द गोल्डन एस, द गोल्डन एस का जो राइटर है एफुलियस, एफुलियस जो है ही वाज बोर्न इन अल्जीरिया। इसी तरीके से वो मजीद राइटर्स की एग्जांपल देती हैं, एक्लीज
थेटियस, एक्लीज थेटियस जो है ही वाज बोर्न इन इजिप्ट। इसी तरीके से वो मजीद एग्जांपल्स देती हैं शेरिटन की। शेरिटन जो था ही वाज ऑफ टर्किश ओरिजिन। इसी तरीके से एक सीरियन राइटर था। तो यानी कि वो ये कहती हैं कि हम लोग जो लिटरेचर की हिस्ट्री है, जब हम लिटरेचर की हिस्ट्री ट्रेस करते हैं तो हम ये समझते हैं कि रोमन्स एंड ग्रीक्स जो हैं उन्होंने लिटरेचर की बुनियाद रखी और वहीं से नावल की भी बुनियाद रखी थी। लेकिन मेरी एंड रूडी अपनी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल या हिस्ट्री ऑफ नावल में ये बताती हैं कि जो ओरिजिन जहाँ से हुआ, या वो लोग के जिन्होंने इस फॉर्म ऑफ राइटिंग के लिखने का आगाज किया, दे वर नॉन रोमन एंड दे वर नॉन ग्रीक्स। यानी कि वो ऐसे इलाकों से ताल्लुक रखते थे कि जो कि ना तो यूनानी इलाके थे और ना ही वो रोमन इलाके थे। रादर वो इलाके नियर ईस्ट, मिडल ईस्ट और अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। ठीक है, कि जैसे वो ये भी बताती हैं कि ये जो यॉनरा है, इट इज रिजल्ट ऑफ मैनी कंट्रीब्यूशंस, कि यानी कि एक तहजीब या एक एजुकेटेड नेशन जो है, सिर्फ उसका किरदार इस नावल के यॉनरा के ओरिजिन में नहीं है। रादर इसके पीछे बेतहाशा नेशंस जो है वो मौजूद हैं। वो ये कहती हैं कि वेस्टर्न एशिया का किरदार है, सदरन यूरोप का किरदार है, नॉर्दर्न अफ्रीका का किरदार है, सीरिया, ग्रीक्स, इथोपिया, इजिप्ट और इवन के इंडिया। जब हमने एपिक ऑफ गिलगमेश की बात की और जब हमने टेल ऑफ गेंजी की बात की, तो वहां पे हमने देखा कि वो जापानीज लिटरेचर है। तो यानी कि जितने रीजन्स हैं, इन सब रीजन्स ने एक कंबाइंड रोल जो है वो प्ले किया है, कंबाइंड किरदार अदा किया है इस नावल के ओरिजिन में। तो यानी कि अब क्योंकि इतनी ज़्यादा नेशंस जो हैं उन्होंने अपना किरदार अदा किया है इस नावल के ओरिजिन में, तो हम नावल को ये कह सकते हैं कि इट इज़ मल्टी कल्चरल, इट इज़ मल्टी रेशियल एंड इट इज़ मल्टी लिंग। और ये दो दरियाओं, दो समुद्रों के बीच में, ठीक है, अ, इसका कहीं से जो है वो ओरिजिन होता है। मतलब कि अफ्रीका भी है, एशिया भी किरदार अदा कर रहा है, यूरोप भी अपना किरदार अदा कर रहा है। ये सारे जो एरियाज हैं, ये अपना किरदार, अपना अपना किरदार, अपना अपना रोल जो है वो उसको प्ले कर रहे हैं। और वो ये कहती हैं कि यही मल्टी कल्चरलिज्म जो है, ये नावल के अंदर अभी भी एग्जिस्ट करता है। यानी कि एक नावल के अंदर बेताशा वैरायटी ऑफ द कैरेक्टर्स जो है वो होती है। और यही इस एक नावल जो है उस नावल की एक पहचान होती है। अब हमें पता ये चला, ये चीज़ तो हम जानते हैं कि अंग्रेजी ज़बान में जो नावल है वो 16th सेंचुरी में उसका आगाज़ होता है, और वो 17th और 18th सेंचुरी और 19th और 20th सेंचुरी जो आगे मजीद है वो अपनी पॉपुलैरिटी, आजकल नावल ही पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर है, ठीक है, कि वो वहाँ पे पहुँचा है। लेकिन बाकी जो इलाके हैं, बाकी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके अंदर नावल जो था इट एग्जिस्टेड, ये मौजूद था। ठीक है, अब हम इस, ये जो अगली हमारी 1.6 हेडिंग है, अर्ली प्रोज फिक्शन एंड द नॉवल, इसके अंदर हम इंग्लिश लिटरेचर या ये जो अर्ली फॉर्म ऑफ नावल है जो कि 16th सेंचुरी के अंदर थी, उसकी हिस्ट्री को ट्रेस करेंगे, उसको देखेंगे, और फिर ये किस तरीके से नावल के अंदर कन्वर्ट हुआ, इसके अंदर ये डिस्कशन की जाएगी। जी, तो इस सेक्शन के अंदर हम जो है वो जो एवोल्यूशन है इन ओरल स्टोरीज़ का, और ये ओरल स्टोरीज़ जो थी किस तरीके से रिटन स्पीच के अंदर कन्वर्ट हुई और फिर ये नावल की फॉर्म इख्तियार कर गई, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ग्रीक क्लासिक्स की हम बात करते हैं, यानी कि यूनान और जो रोमन लिटरेचर है वहाँ से हम अंग्रेज़ी अदब की तारीख जो है उसका हम आगाज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो वहीं से हम नावल की हिस्ट्री जो है उसका भी हम उधर से ही आगाज़ करेंगे। सेट्रिकॉन जो कि पेट्रोनियस ने लिखा था फर्स्ट सेंचुरी में, वो फ्रैगमेंट्स यानी कि हिस्सों की सूरत में उसकी कुछ एक साथ या उसके कुछ पेजेस जो हैं वो आज भी सरवाइव करते हैं। और ये जो सेट्री एक नावल था, या ये जो टेक्स्ट थी, ये टेक्स्ट जो थी, ये पिकरस नावल की एक फॉर्म थी। पिकरस नावल वो नावल होते हैं कि जो कि एक मुसाफिर की स्टोरी जो है बयान करते हैं, कि वो एक शख्स है, वो एक जगह से दूसरी जगह का सफ़र अख्तियार कर रहा है, और उसके दौरान रास्ते में जो वाक़यात पेश आते हैं वो सारे के सारे जो है वो
उसको वो डिस्क्राइब करता है, ठीक है। इसके अलावा रोमन नावल है जिसका नाम मेटामॉर्फोसिस है, ठीक है, ऑल्सो नोन एज द गोल्डन एस। इट इज रिटन बाय फूलियस, ठीक है, एंड इट वाज रिटन इन सेकंड सेंचुरी। ये भी उसी टाइम पीरियड से ताल्लुक रखता है। ये जो दोनों नॉवेल्स हैं इनको अर्लीस्ट प्रोज फिक्शंस के तौर पे समझा जाता है कि यानी कि ये प्रोज की सूरत में लिखी गई स्टोरीज जो हैं ये अर्लीस्ट हैं। इसके बाद लेडी मुरासाकी और उनकी जो द टेल ऑफ गेंजी है जिसका ऑलरेडी हमने जिक्र किया, इट वाज रिटन अराउंड 10th सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद जब हम इंग्लिश रोमांसेस की बात करते हैं जिनका मैंने आपको जिक्र किया था कि टेल ऑफ किंग अर्थर हो गई, ठीक है, लेंसी लॉर्ड की स्टोरीज हो गई, और इस टाइप की जितनी भी वो जो एंशियंट इंग्लिश हीरोज हैं ये सारे के सारे रोमांसेस कहलाते हैं। तो इसके बाद रोमांसेस का टाइम पीरियड, इंग्लिश टाइम पीरियड के अंदर, ये इंग्लिश मिडिल एजेस का जो टाइम पीरियड था उसमें रोमांसेस जो थे वो लिखे जाने लगे। और इन रोमांसेस में जो है वो मेडिइवल बारबेरियनिज्म और ये जो हेरोइक लिटरेचर था उसको प्रेजेंट किया जाता था। बारबेरियन मतलब कि अंग्रेज जो थे ये आपको पता है बहुत ज़्यादा लड़ते थे, तो इनकी लड़ाइयाँ और उसमें एक हीरो होता था, तो इस टाइप की स्टोरीज जो है वो सारी की सारी डिस्क्राइब की जाती थी इसमें। और इसमें लिमोर्ड डेर्थर बाय सर टॉमस मैलरी जो कि 1470 के इर्द गिर्द लिखा गया था, उसको इसकी एक प्राइम एग्जाम्पल समझा जाता है मेडिवल रोमांसेस की। इंग्लिश के अंदर तो हमें ये पता है कि ये 16th सेंचुरी के अंदर इसका आगाज होता है, लेकिन ग्रीक और रोमन हिस्ट्री हमने देखी तो ये जो दो नावल थे द सेट्रिकॉन और द गोल्डन एस, ये यानी कि फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी में लिखे गए। और जहाँ तक एशिया और एशियन रीजन्स यानी कि ईस्ट एशिया जापान का ताल्लुक है तो उसमें द टेल ऑफ गेंजी जो है वो 10th सेंचुरी में लिखी जाने लगी, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने फर्दर जो है वो यूरोप के अंदर और फ्रांस के अंदर 17th और 18th सेंचुरी के अंदर लिखा जाता है। लेकिन इंग्लिश के अंदर मेडिइवल टाइम पीरियड के अंदर जैसे कि मैंने बताया कि रोमांसेस लिखे जाते थे, तो सर मैलरी जो हैं इनका मोर्ट डी अर्थर जो है ये 15th सेंचुरी में लिखा गया। जेफरी चौसर क्लासिकल पोइट्स हैं, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ रखा होगा इनको क्लासिकल पोइट्री के अंदर। तो जेफरी चौसर ने जो टेल्स ऑफ कैंटरबरी लिखी हैं, आप तो आपके सिलेबस में मेरे ख्याल से प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है, लेकिन उसकी जो टेल्स हैं, जो 24 कहानियां उसने कंप्लीट लिखी हैं, इनमें से टू स्टोरीज जो हैं वो प्रोज फॉर्म में लिखी गई हैं, पार्सन की टेल और द टेल ऑफ मेलिबियस। ये जो दो स्टोरीज हैं ये उसने प्रोज के अंदर लिखी हैं। रिमेनिंग स्टोरीज जो हैं उसकी वो पोएटिक फॉर्म में है, लेकिन टू स्टोरीज जो हैं वो उसकी प्रोज की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। तो यानी कि वहां से भी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोज फिक्शन है, ज्यूफ्री चौसर को भी हम इसका ओरिजिनेटर कह सकते हैं। लेकिन ज्यूफ्री चौसर जो है वो इंग्लिश में इसका ओरिजिनेटर हो सकता है, लेकिन ही वॉज नॉट द ओरिजिनल ओरिजिनेटर। उससे पहले जियोवानी बोकाचियो जो कि इटालियन राइटर थे, उन्होंने इस चीज का आगाज कर रखा था। और आ, उनको जो है आ, आप ये कहें कि जेफरी चौसर ने इमिटेट किया, उन्होंने इनको बोकाचियो के स्टाइल को इमिटेट किया, कॉपी किया और अपनी राइटिंग्स के अंदर अपनाया। जियोवानी बोकाचियो जो हैं इन्होंने द डेकामेरोन के नाम से कलेक्शन ऑफ प्रोज टेल्स लिखी। और ये जो कलेक्शन थी ये ज्यूफरी चौसर के लिए एक इंस्पिरेशन साबित हुई। इसने इसके अंदर जो जियोवानी बोकाचियो ने स्टाइल इख्तियार किया, उस स्टाइल से ज्यूफरी चौसर बहुत मुतासिर हुए और उसकी एक छाप जो है ये इनके वर्क्स के ऊपर दिखाई देती है, ठीक है। और इसी वजह से या जियोवानी बोकाचियो की वजह से हम जो है वो इटली को द बर्थ प्लेस ऑफ नावल के नाम से जानते हैं कि यहाँ से नावल जो है उसकी बुनियाद रखी गई, ठीक है।
अब ये इटली जो है, ये उन्होंने 14th सेंचुरी की बात है। अब अगर हम 16th सेंचुरी में आते हैं तो स्पेन के अंदर पिकरस नावल जो था वो इंट्रोड्यूस करवाया गया। लाजारिलो डी टोम्स, इट वाज रिटन इन 1554 और ये एनोनिमस राइटर की जानिब से लिखा गया। और इवन के पिकरस का जो वर्ड है इटसेल्फ वो स्पेनिश वर्ड पिकारो से निकला है जिसका मतलब रोग है। और जो हमारा फर्स्ट नावल है जोसेफ एंड्रयूज, जिसको हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, इट इज़ पिकरस नावल। ये पिकरस नावल के ट्रेडिशंस को फॉलो करता है। तो बुनियादी तौर पे ये जो पिकरस नावल है, ये एक एडवेंचरस किस्म के नावल होते हैं जो एक एक शख्स के एडवेंचर्स को डिस्क्राइब करते हैं। और इन ट्रेडिशंस ने, पिकरस नावल की ट्रेडिशन ने बाद में आने वाले जो राइटर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया। अच्छा, इंग्लिश के अंदर एफ्रा बेन जो है उसका भी एक नाम है, एफ्रा बेन। एफ्रा बेन वाज अ वुमन, शी लिव्ड फ्रॉम 1640 to 1689 and she is considered to be among one of the earliest prose writers। ठीक है। और इनका एक नावल है या इनकी एक शॉर्ट प्रोज वर्क है जिसको ओरोनोको के नाम से जाना जाता है। ओरोनोको जो है ये एक गुलाम की कहानी डिस्क्राइब करता है। और बाज क्रिटिक्स जो हैं वो ओरोनोको को फर्स्ट कॉलोनियल इंग्लिश नावल के तौर पे जानते हैं, क्योंकि ओरोनोको जो था वो एक स्याह फाम हबशी था जो कि गुलाम बनाया गया और उसकी गुलामी की ज़िंदगी जो है उसको डिस्क्राइब किया गया है इस नावल के अंदर। अच्छा, अब ये जो प्रोज नैरेटिव राइटिंग है, एक एग्जांपल इसकी ओरोनोको है। इसके बाद एफ्रा बैन के कंटेम्प्रेरी यानी कि हम असर, जो कि उसी टाइम पीरियड पे उसी एज में लिख रहे थे, जॉन बुनियान। जॉन बुनियान का एक प्रोज वर्क, फिक्शन प्रोज वर्क, द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन, ये काफ़ी मशहूर हुआ 1680 में। और जो इनका सबसे ज़्यादा मशहूर वर्क है वो है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो है इट वाज रिटन इन 1678। तो ये अर्ली नैरेटिव, प्रोज नैरेटिव राइटिंग की एक बड़ी बेहतरीन किस्म की मिसालें हैं अंग्रेज़ी अदब के अंदर। और ये जो मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि आज के नावल को नावल बनाते हैं, जिसमें सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट, करैक्टर्स, एक्शंस, ये सारी चीज़ें जॉन बुनियान ने अपने नॉवेल्स यानी कि द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एंड द लाइफ एंड द डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन जो है, इसके अंदर ये इन चीज़ों का या इन डिवाइसेस का उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब ये जो फोर नेम्स हमने लिए, एफ्रा बैन, जॉन बुनियान, मैलरी उनसे पहले, उनके बाद जूफरी चौसर, और जूफरी चौसर से अपने पहले जियोवानी बोकाचियो जो कि उनकी इंस्पिरेशन थे। इनको हम कह सकते हैं कि ये चार पांच जो नाम हैं ये फोर रनर्स है। फोर रनर क्या होता है? एक चीज से आने वाली अपना पहले आने वाली चीज। तो ये जो पांचों राइटर्स हैं इनको हम फोर रनर्स ऑफ इंग्लिश नावल कहते हैं कि इन्होंने प्रिडिक्शन की या एंटीसिपेट किया कि एक न्यू लिटरेरी फॉर्म आने वाली है जो कि नावल होगी, जो कि इस टाइप पे लिखी जाएगी, जो कि इस तरीकाकार से लिखी जाएगी। ठीक है। उसके बाद 1500 से लेके 1700 का जो टाइम पीरियड है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्क्स हमें इस पर्सपेक्टिव में दिखाई देते हैं। हालांकि ये वो टाइम पीरियड है जब विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, बेन जॉनसन मतलब के ड्रामा की फील्ड में लिख रहे थे, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास प्रोज फिक्शन के राइटर्स भी मौजूद थे। इनमें जॉन बुनियान, आप ऑलरेडी उनका नाम देख चुके हैं, थॉमस नैश हु वाज वन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, एफ्रा एफ्रा बैन का नाम है ऑलरेडी बताया, एंड सर फिलिप सिडनी। फिलिप सिडनी ने प्रोज की फॉर्म में क्रिटिसिज्म भी लिखा और इन्होंने फिक्शन वर्क्स जो हैं वो भी लिखे। और जो अर्ली नावलिस्ट हैं जिनको नावलिस्ट के तौर पे रिकग्नाइज किया जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, उनमें डैनियल डेफो का नाम शामिल है। उनके अंदर जो है वो
रिचर्डसन का नाम शामिल है, उनके अंदर हेनरी फील्डिंग का नाम शामिल है, और उनके अंदर सर्वेंटिस का नाम शामिल है। सर्वेंटिस ही वाज स्पेनिश राइटर, और इनकी बुक है डॉन क्योटे। डॉन क्योटे जो है वो अगेन पिकरस नेचर का नावल है, जो कि एक पिकारो यानी कि एक रोग जो है, एक बदमाश जो है, उसकी लाइफ हिस्ट्री को वो डिस्क्राइब करता है। ठीक है। द एंटीसीडेंट्स ऑफ इंग्लिश नावल के एंटीसीडेंट्स यानी कि नावल से आने वाले, पहले आने वाले जो वर्क से, जो कि नावल जैसे थे, उनको हम इस हेडिंग के अंदर डिस्कस करेंगे। जी, तो नावल से पहले जो चीज़ें एग्जिस्ट करती थी वो मैंने आपको पहले बताया कि एपिक, और एपिक में एपिक ऑफ गिलगामेश 612 बीसी में लिखी गई। अगर हम ग्रीक लिटरेचर, रोमन लिटरेचर में चले जाएं तो होमर की एपिक, वर्जिल की एपिक जो है, इन्होंने एक ट्रेंड स्ट्रक्चर जो था उसको सेट कर दिया वेस्टर्न लिटरेचर के अंदर। ठीक है। और इसी ट्रेंड स्ट्रक्चर को जॉन मिल्टन ने अपनी एपिक पैराडाइज लॉस्ट के अंदर फॉलो किया। ठीक है। और ये सारी जो एपिक्स थी, अब ये एक ग्रैंड किस्म की स्टोरी, जो कि एक बहुत ही लेंथी स्टोरी होती थी, उसको डिस्क्राइब करती थी। हाउएवर, ये जो स्टोरी होती थी जो कि एपिक की फॉर्म में डिस्क्राइब की जाती थी, इट वाज रिटन इन पोएटिक फॉर्म। ठीक है। तो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया वो लैंग्वेज का है। लैंग्वेज यानी कि एपिक की लैंग्वेज पोएटिक होती है, उसमें मीटर, रिदम, राइम स्कीम होती है, और ऑन दी अदर हैंड जो लैंग्वेज होती है नावल की, वो सिंपल प्लेन प्रोज लैंग्वेज होती है। ठीक है। अच्छा, ये जो एपिक्स हैं, एपिक्स के बाद शिवलरिक रोमांसेस आ गए। रोमांसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फ्रांस से इनका ओरिजिन होता है। ठीक है। और यही फिर जो है वो, चूंकि हमसाया इंग्लैंड है, तो इंग्लैंड के अंदर चले गए, और वहाँ पर भी इसी हिसाब से इसी को फॉलो करते हुए, इसी ट्रेडिशन को इमिटेट करते हुए स्टोरीज जो थी वो लिखी गई। इनका सब्जेक्ट मैटर ब्रेवरी, एडवेंचर, कोर्टली लव, ऑनर, मैजिक का इस्तेमाल, इंचेंटमेंट्स का इस्तेमाल, स्पेल्स का इस्तेमाल, इस किस्म की जो चीज़ें थी वो इन रोमांसेस के अंदर हमें देखने को मिलती थी। ठीक है। और इसके अंदर जो है वो अगेन वही टॉमस मैलरी का रोमांस जो है वो, उसका जिक्र आ जाता है। और फिर मैंने किंग अर्थर और वो आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो नाइट्स से, नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल, अगर आपने स्टोरीज नहीं देखी तो किंग आर्थर के नाम से भी मूवी एग्जिस्ट करती है, और एक लास्ट नाइट, लास्ट नाइट है या द फर्स्ट नाइट के नाम से एक मूवी है, बड़ी खूबसूरत मूवी है, उसको आप देखें। और फिर जिफ्री चौसर का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि वो भी उसका भी एक अपना किरदार है। उसने जियोवानी बोकाचियो के स्टाइल को इमिटेट किया, इटली से स्टाइल इमिटेट करके लेकर आया, और अपनी जो उसकी कैंटरबरी टेल्स हैं, उसकी दो स्टोरीज इसने प्रोज फॉर्म में लिखी। ठीक है। चौसर की नाइट्स टेल जो है वो रोमांस है। इसके बाद और भी इसने किताबें लिखी, जिसमें ट्रायलस एंड क्रेसिडा जो है वो इसकी एक मशहूर पोइटिक ही है ये, लेकिन ये है कि इसके अंदर प्लॉट एग्जिस्ट करता है। ठीक है। और प्लॉट जो है वो आपको पता है कि नावल का या फिक्शन का एक बड़ा अहम करेक्टरिस्टिक है। ठीक है। तो जियोवानी बोकाचियो से इंस्पायर्ड था जेफरी चॉसर, और इसी वजह से उसी के ट्रेडिशन को वो लेकर आया इंग्लिश राइटिंग्स के अंदर। इसके बाद एक और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन जो कि प्रोज फिक्शन के हवाले से इंग्लिश राइटर्स के लिए थी, वो थे अपना सर्वेंटेस। सर्वेंटेस का नावल डॉन क्योटे, जो कि एक पिकरस नावल है, और इसके अंदर एक नाइट है जो कि डिफरेंट नेचर का नाइट है, एंड ही फाइट्स विद ड्रैगन्स, एंड वो मतलब कि इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो उसके अंदर दिखाई गई हैं। ठीक है। और ये जो नाइट है, ये एक्चुअली इन चीज़ों से नहीं लड़ता, बल्कि ख्वाबों में इन चीज़ों से लड़ता रहता है। और जो रियल उसकी फाइट्स होती हैं वो विंड मिल्स के खिलाफ है, और वो यानी कि लाफ्टर लेकर आता है, वो हंसी प्रोड्यूस करता है, मज़ा प्रोड्यूस करता है, और वो अपने रीडर्स को एंटरटेन करता है। ठीक है। स्पेनिश राइटर थे सर्वेंटेस, और इनका जो नावल है डॉन क्योटे, जो इनका वर्क है प्रोज फिक्शन का, वो भी हम ये कहते हैं कि एक
बुनियादी वर्क है, ठीक है। फिर एफ्रा बैन और उनको जान बुनियान, ये चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सारी आपको पता है, ठीक है। तो इनको हमें जो है वो दोबारा रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। डैनियल डेफो का एक और, हाँ, डैनियल डेफो का नाम आया था कि ही इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फर्स्ट नॉवलिस्ट, और इसका जो नावल है रॉबिन्सन क्रूसो, मे बी आप में से किसी ने रॉबिन्सन क्रूसो का नाम सुन रखा हो, मे बी आप में से किसी ने ये स्टोरी पढ़ रखी हो या किसी ने मूवी देख रखी हो रॉबिन्सन क्रूसो की, ठीक है। तो इट वाज पब्लिश्ड इन 1719, और ये रॉबिन्सन क्रूसो नामी एक शख्स की स्टोरी को डिस्क्राइब करता है जो कि 28 साल एक जजीरे पे गुजारता है। और ये जो नावल है ये भी कॉलोनियल नेचर का नावल है, क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो एक वाइट इंडिविजुअल होता है, वो वहाँ पर जाकर एक शख्स को जो है वो अपना गुलाम बनाता है, और उसको पहला वर्ड जो वो सिखाता है वो मास्टर का वर्ड सिखाता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी वर्क्स हैं, जॉनथन स्विफ्ट का वर्क है गुलिवर ट्रेवल्स, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आता है। एंड वी हैव सर्टन अदर वर्क्स एज वेल। और जो असल नॉवेल्स हैं वो सैम्यूल रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग से इनका आगाज़ होता है। सैम्यूल रिचर्डसन जो हैं, इन्होंने एक प्रोज फिक्शन का वर्क लिखा जिसका नाम पामिला था। उसी पामिला के वो काउंटर करने के लिए या उस पर अटैक करने के लिए हेनरी फील्डिंग ने अपना वर्क लिखा शामिला, और बाद में फिर उसी का सीक्वल लिखा उन्होंने जोसेफ एंड्रयूज की फॉर्म में, ठीक है। तो ये नॉवेल्स हैं, इनको हम जाकर एग्जिस्ट करेंगे। तो आई होप सो कि इस चैप्टर का मकसद ये था कि आपको जो है वो नावल और जो बाकी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हैं, जिसमें एपिक हो गया, पोइट्री हो गया, प्लेज हो गया, इनका डिफरेंस समझाया जा सके। नावल की जो हिस्ट्री है उस हिस्ट्री से आपको वाकफी दिलाई जा सके, और वो लिटरी वर्क्स या वो लिटरी जॉनरास जो कि रिजेम्बलेंस रखते हैं इससे, और जो कि नावल के ओरिजिन का बायस हैं, और फिर वो राइटर्स, वो इटालियन राइटर्स या फ्रेंच राइटर्स जो कि या स्पेनिश राइटर्स हैं जिसमें सर्वेंटेस हैं, कि वो राइटर्स के जो कि अंग्रेज़ी नावल के लिए एक इंस्पिरेशन साबित हुए, उनसे वाकफियत हासिल करना था, उनके वर्क से वाकफियत हासिल करना था। और आई होप कि मैंने ये जो चीज़ें हैं इनको अचीव किया है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि इंग्लिश नावल जो है वो कहाँ कहाँ से इंस्पिरेशन लेके तो वो उसका आगाज़ हुआ और किस तरीके से उसका आगाज़ हुआ, ठीक है। सो यहाँ पर यूनिट नंबर 1 का इख्तिताम होता है, और नेक्स्ट में हम इसी को हम कंटिन्यू करेंगे, और हम यूनिट नंबर 2 जो है वो उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दैट वुड बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।